उस रात आसमान पर काले बादलों का कब्जा था और बीच बीच में बिजली चमक रही थी, जिसकी रोशनी में अंसारी हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें डरावनी लग रही थी, जैसे खुद प्रकृति भी आज होने वाले फैसले पर दुख मना रही हो। हवेली का बड़ा सा हॉल लोगों से भरा हुआ था, लेकिन वहां ऐसा सन्नाटा था कि किसी की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। सबकी नजरें पंचायत के बीच में बैठे उस आदमी पर टिकी थी जो कुर्सी पर आराम से टांग पर टांग रखे बैठा था। हाथ में सुलगता हुआ सिगार था और चेहरे पर ऐसी सख्ती थी कि उसे देखकर किसी की भी हिम्मत जवाब दे जाए। वह था फैजान अंसारी, इस पूरे इलाके का सबसे ताकतवर आदमी, जिसकी बात ही यहाँ कानून मानी जाती थी। उसके सामने जमीन पर बैठे मलिक साहब और उनका परिवार डर के मारे कांप रहे थे। बूढ़े मलिक साहब हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए फैजान के पैरों में गिरने ही वाले थे कि तभी फैजान की भारी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उसने ठंडे लहजे में कहा, मलिक साहब, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। आपका बेटा मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करके भाग गया है। मेरा भाई जो मेरा सबसे बड़ा सहारा था, आज आपके बेटे की लापरवाही की वजह से हमेशा के लिए व्हील चेयर पर बैठने को मजबूर हो गया। अब आप माफी मांगने आए हैं, लेकिन क्या आपकी माफी मेरे भाई को पहले जैसा बना सकती है? क्या वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है? फैजान की आवाज भले धीमी थी, लेकिन उसके शब्दों में ऐसी सख्ती थी कि मलिक साहब का दिल कांप उठा। वो रोते हुए बोले, सरदार साहब, हम बहुत गरीब लोग हैं। मेरा बेटा नादान है, उससे बड़ी गलती हो गई। आप जो सजा देंगे हमें मंजूर है। अगर आप चाहें तो हमारी जान ले लें, लेकिन मेरे बेटे को माफ कर दें। ये सुनकर फैजान ने गहरी सांस ली, सिगार का धुआं हवा में छोड़ा और फिर ठंडी नजरों से मलिक साहब को देखते हुए बोला, सजा तो मिलेगी मलिक साहब, लेकिन पैसे देकर नहीं। उसकी ये बात सुनकर हॉल में बैठे लोग चौकन्ने हो गए। मलिक साहब ने डरते हुए उसकी ओर देखा तो फैजान के चेहरे पर हल्की सी कठोर मुस्कान आ गई। उसने कहा, मुझे आपके बेटे की जान नहीं चाहिए। वो तो वैसे भी भागा हुआ है और उसे मैं ढूंढ ही निकालूंगा, लेकिन मेरे भाई की बर्बादी, जिंदगी का हिसाब आपकी बेटी चुकाएगी। फैजान की ये बात सुनते ही वहां जैसे तूफान आ गया। मलिक साहब घबराकर चिल्ला उठे, नहीं सरदार साहब, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। वह मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। खुदा के लिए उस पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। लेकिन फैजान के चेहरे पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने सख्त आवाज में कहा, फैसला हो चुका है। सूरज निकलने से पहले हीना मलिक का निगाह मुझसे होगा। अगर तुमने मना किया तो सूरज निकलने से पहले तुम्हारे बेटे की लाश तुम्हारे घर के दरवाजे पर होगी। अब फैसला तुम्हारा है, बेटे की जिंदगी चाहिए या उसकी लाश। इतना कहकर फैजान ने आंखें बंद कर ली, जैसे किसी के दर्द से उसे कोई मतलब ही नहीं हो। उधर एक बंद कमरे में 19 साल की हीना मलिक दीवार से टिककर जमीन पर बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू नहीं बल्कि गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। बाहर जो कुछ हो रहा था वो सब सुन चुकी थी। हीना एक बहादुर और समझदार लड़की थी, जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था। उसका सपना था कि वे डॉक्टर बने और लोगों की जिंदगी बचाए, लेकिन आज उसे किसी और की गलती की सजा दी जा रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और उसकी माँ रोती हुई अंदर आई। वो बिलखते हुए बोली, हीना मेरी बच्ची, हम बर्बाद हो गए। हीना ने माँ की तरफ देखा भी नहीं और धीरे से बोली, अम्मा, गलती भाई करे और सजा मुझे मिले, ये कैसा इंसाफ है? उसकी आवाज में दर्द तो था, लेकिन वह बिल्कुल शांत थी। माँ रोते हुए बोली, बेटी, वो फैजान अंसारी बहुत खतरनाक आदमी है। अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो तेरे भाई को मार देगा। क्या तू अपने भाई को मरते हुए देख पाएगी? अगर तेरी वजह से तेरे भाई की जान बच सकती है तो क्या तू उसे बचाएगी नहीं? माँ की बात सुनकर हीना के होठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आ गई। वो धीरे से उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था और आंखों में पहले सपनों की चमक हुआ करती थी, लेकिन आज उनमें गहरा दर्द और खालीपन था। उसने धीरे से दराज खोली और उसमें रखा एक छोटा सा तेज चाकू निकालकर अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसकी माँ की नजर उस चाकू पर नहीं पड़ी, वरना शायद वह उसे रोक लेती, क्योंकि वह जानती थी कि फैजान अंसारी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि बहुत खतरनाक आदमी है जो अपनी बेइज्जती सहन नहीं करता। लेकिन माँ
उसकी सोच से अनजान थी। हिना ने मजबूत लहजे में कहा, अम्मा, मैं जाऊंगी फैजान अंसारी की हवेली, लेकिन उसकी दुल्हन बनकर नहीं, उसकी मौत बनकर। वो सोचता है कि वह मुझे मजबूर कर लेगा, मुझ पर जुल्म करेगा, लेकिन आज रात उसे पता चल जाएगा कि उसने किस लड़की से दुश्मनी मोल ली है। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि उसकी माँ भी डर गई। वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन फिर रुक गई, क्योंकि उस समय उसके दिल में सिर्फ अपने बेटे की जान बचाने का ख्याल था। एक पल के लिए वह मजबूर और स्वार्थी बन गई थी, क्योंकि हिना निगाह के लिए तैयार हो चुकी थी और इसका मतलब था कि उसके बेटे की जान बच जाएगी। हालांकि एक माँ होने के नाते वो अपनी बेटी का दर्द महसूस कर रही थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसकी बेटी बहुत हिम्मती और शायद वह फैजान अंसारी के जुल्म को कभी चुपचाप सहने वाली नहीं है। कुछ ही घंटों बाद एक मस्जिद में निगाह की रस्म रखी गई। वहां ना ढोल था, ना शहनाई और ना ही किसी तरह की खुशी, बस हर तरफ डर और खामोशी फैली हुई थी। हिना ने काले रंग का एक सादा सा जोड़ा पहन रखा था। उसके पास ना कोई जेवर था और ना ही चेहरे पर कोई मेकअप। वो बिल्कुल ऐसे बैठी थी जैसे किसी मासूम को कुर्बानी के लिए लाया गया हो। काजी की आवाज पूरी मस्जिद में गूंजी, क्या आपको फैजान अंसारी बिन अंसारी वक्त के साथ इतने हक मेहर के बदले ये निगाह कबूल है? हिना ने धीरे से नजर उठाकर सामने सोफे पर बैठे फैजान को देखा। फैजान भी उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में जीत का घमंड था और होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें जुल्म की तसल्ली छिपी हुई थी। उसकी नजरों में ऐसा नशा था जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। ये घमंड हिना के दिल को अंदर तक चोट पहुंचा रहा था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। कबूल है, ये सिर्फ दो शब्द नहीं थे, बल्कि ऐसा जहर था जिसे उसने अपने परिवार के खातिर पी लिया था। जैसे ही निगाह नामे पर दस्तक हुए, फैजान तुरंत खड़ा हो गया और धीरे धीरे चलते हुए हिना के पास आया। उसका कद 6 फुट से भी ज्यादा था। चौड़े कंधे, काली शर्ट और काली पैंट पहने हुए उसकी शर्ट की आस्तीनें कोहनी तक मुड़ी हुई थी। कॉलर के 2 बटन खुले हुए थे। अगर हालात अलग होते तो शायद हिना भी मानती कि वह देखने में बहुत आकर्षक था, लेकिन इस समय वह उसे किसी खतरनाक दैत्य जैसा लग रहा था। वह हिना के सामने आकर खड़ा हुआ और सिर्फ एक शब्द बोला, चलो। ये शब्द छोटा था, लेकिन उसमें साफ हुक्म छुपा था और ये बात हिना के दिल में जहर की तरह उतर गई। हिना बिना किसी की तरफ देखे खड़ी हो गई। उसने अपने माँ बाप से गले लगना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उनकी मजबूरी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वह चुपचाप फैजान के पीछे पीछे बाहर आ गई, जहां कई गाड़ियां खड़ी थी। फैजान ने एक गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे बैठने का इशारा किया। हिना बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गई और फैजान ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में गाड़ी मस्जिद से निकलकर अंधेरी सड़कों पर दौड़ने लगी। पूरे रास्ते दोनों के बीच गहरी खामोशी रही, ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। हिना के मन में कई ख्याल आ रहे थे। एक पल को उसका दिल चाहा कि वह गाड़ी का दरवाजा खोलकर कूद जाए और अपनी जिंदगी खत्म कर दे, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि वह इतनी कमजोर नहीं थी कि डर कर हार मान ले। वो हालात का सामना करने वाली लड़की थी। फैजान मजबूती से स्टीयरिंग पकड़कर सड़क पर नजरें टिकाए गाड़ी चला रहा था। अचानक उसने चुप्पी तोड़ी और सख्त आवाज में बोला, तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है उसे अभी भूल जाना बेहतर होगा। अब तुम अंसारी हवेली की मलकियत हो। तुम्हारी हर सोच और हर सांस पर अब सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मैं अपनी मलकियत को अपने तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। मलकियत शब्द सुनते ही हिना के अंदर आग भड़क उठी। वह तुरंत उसकी तरफ मुड़ी और गुस्से में बोली, मैं कोई जायदाद नहीं हूँ जिसे तुमने खरीद लिया हो। मैं एक इंसान हूँ और तुम जैसे लोग ये बात कभी नहीं समझ सकते। उसकी बात सुनते ही फैजान ने अचानक ब्रेक लगा दिए और गाड़ी सुनसान सड़क के बीच रुक गई। हिना का दिल जोर से धड़कने लगा। फैजान धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह थोड़ा झुका और इतना करीब आ गया कि हिना को उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। वह धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोला, जुबान संभाल कर बात करो मिसेस फैजान अंसारी।
मेरी हवेली में और मेरे सामने ऊंची आवाज में बोलने की सजा बहुत सख्त होती है। मैं कैसा हूँ, दरिंदा या इंसान, ये तुम्हें वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि तुम मेरी कैदी हो और कैदी हुक्म देने वालों से बहस नहीं करते। इतना कहकर उसने धीरे से हिना के चेहरे पर आई लट को उंगली से हटाकर कान के पीछे कर दिया। लेकिन हिना ने नफरत से अपना चेहरा झटक दिया और गुस्से में बोली, ना मैं तुम्हारी कैदी हूँ और ना मैं तुम्हारी मलकियत। मुझे तुम्हारी ताकत से कोई डर नहीं लगता। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बिल्कुल शेरनी की तरह डटकर खड़ी थी। फैजान के लिए ये बात बिल्कुल नई थी, क्योंकि आज तक किसी ने उसके सामने इस तरह आंख उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं की थी, और यहाँ हिना सीधे उसे चुनौती दे रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा, लेकिन माहौल में अब एक नई टकराहट जन्म ले चुकी थी। फैजान की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अगले ही पल उसने हिना की गर्दन पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और जबरदस्ती उसके होठों पर झुक गया। हिना ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फैजान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह कुछ भी नहीं कर पाई। कुछ पल बाद वह उससे पीछे हटा तो हिना के नाजुक होठ से खून की एक छोटी सी बूंद निकल आई थी और उसके आंखों में आंसू भी बह रहे थे। हिना ने तुरंत अपने होठ को हाथ से रगड़कर साफ किया और गुस्से से उसे घूरने लगी। उसका मन कर रहा था कि सामने बैठे इस बेरहम इंसान का गला दबा दे, लेकिन वह जानती थी कि अभी जल्दबाजी करना सही नहीं होगा। फैजान के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, अब शायद तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम पर मेरा कितना हक है और मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अभी तो ये बस शुरुआत है, आगे आगे देखना क्या होता है। वेलकम टू हेल। इतना कहकर उसने गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी। हिना ने गुस्से में अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया। उसके होठों में अभी भी जलन हो रही थी और वह मन ही मन फैजान को बुरा भला कह रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बड़ी और रहस्यमयी हवेली के सामने आकर रुकी। अंसारी हवेली सच में किसी किले से कम नहीं लग रही थी। ऊंची दीवारें, भारी लोहे का गेट और चारों तरफ खड़े गार्ड्स। गाड़ी पोर्च में रुकी तो फैजान नीचे उतरा और फिर हिना की तरफ वाला दरवाजा खोल दिया। हिना भी धीरे से बाहर उतरी। हवेली के कर्मचारी लाइन में खड़े थे और सभी की नजरें झुकी हुई थी, जैसे किसी में भी फैजान की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। फैजान ने हिना का हाथ पकड़ लिया। हिना ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। वह उसे खींचता हुआ अंदर ले गया। सीढ़ियां चढ़ते समय हिना के कदम बहुत भारी लग रहे थे। आखिर वे एक बड़े बेडरूम के सामने रुके। फैजान ने दरवाजा खोला और हिना को अंदर धकेल दिया। उसने सपाट आवाज में कहा, ये तुम्हारा कमरा है, फ्रेश हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। हिना कमरे के बीच खड़ी गहरी सांस ले रही थी। कमरा बहुत सुंदर और शाही तरीके से सजा हुआ था, लेकिन उसे ये किसी जेल से कम नहीं लग रहा था। उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी, जहां लाल गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी, जैसे उसकी बर्बादी का जश्न मनाया जा रहा हो। इसका मतलब था कि फैजान को पूरा भरोसा था कि वह उसे इस कमरे तक जरूर लाएगा। हिना ने गुस्से से उन पंखुड़ियों को बिखेर दिया और मन ही मन कसम खाई, मैं इस आदमी को अपने करीब नहीं आने दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। उसने अपनी जेब से छोटा सा खंजर निकाला और उसे अपनी शर्ट की आस्तीन में छिपा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसका इरादा बहुत मजबूत था। करीब आधे घंटे बाद दरवाजा खुला। हिना तुरंत मुड़ी। फैजान अंसारी अंदर आया। उसने अपनी शर्ट उतार दी थी और अब वह काली टी शर्ट में था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे वह किसी खास मौके पर नहीं बल्कि किसी साधारण काम के लिए आया हो। उसने दरवाजा अंदर से लॉक किया और धीरे धीरे हिना की ओर बढ़ने लगा। हिना पीछे हटती गई जब तक कि उसकी पीठ दीवार से नहीं लग गई। फैजान उसके सामने आकर रुक गया और उसे सर से पांव तक देखा। उसकी नजरों में कोई प्यार नहीं था, सिर्फ एक ठंडी मालिकाना भावना थी। उसने भारी आवाज में पूछा, डर रही हो? हिना ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुमसे नहीं डरती फैजान अंसारी, मुझे तुमसे नफरत है, तुम्हारी मौजूदगी से भी। फैजान हल्का सा हंसा और बोला, नफरत अच्छी शुरुआत है, मोहब्बत तो कमजोर लोग करते हैं। वो और करीब आ गया।
अब उसका सीना लगभग हीना से छू रहा था। उसने कहा कि आज रात हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। जैसे ही फैजान ने हाथ बढ़ाकर हीना की बांह पकड़ने की कोशिश की, हीना का सबर टूट गया। उसने बिजली की तेजी से अपनी आस्तीन से खंजर निकाला और पूरी ताकत से फैजान के सीने पर वार करने की कोशिश की। हमला अचानक था, लेकिन फैजान कोई साधारण आदमी नहीं था। उसने पल भर में हीना की कलाई पकड़ ली और खंजर उसकी छाती तक पहुंचने से पहले ही रुक गया। हीना ने पूरी ताकत लगा दी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन फैजान की पकड़ पत्थर जैसी मजबूत थी। अगले ही पल फैजान ने उसकी कलाई मरोड़ दी। दर्द से हीना चीख उठी और खंजर उसके हाथ से गिरकर कालीन पर जा गिरा। फैजान ने उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया। उसने उसके कंधों को पकड़कर जोर से दीवार पर धक्का दिया। हीना का सर दीवार से टकराया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो गिरने ही वाली थी कि फैजान ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ बहुत सख्त थी, लेकिन वह उसे मार नहीं रहा था, सिर्फ काबू में कर रहा था। फैजान का चेहरा उसके बिल्कुल करीब था और उसकी आंखों में भड़कता हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह धीमी आवाज में बोला, वार गर्दन पर किया जाता है, सीने पर नहीं। उसकी आवाज में फुसफुसाहट थी, लेकिन उसमें खतरा साफ महसूस हो रहा था। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, अपने ही शोहर को। हीना दर्द और गुस्से से हाँफ रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दांत भींचकर कहा, तुम मेरे शोहर नहीं हो, तुम एक जख्म हो जिसे मैं मिटा देना चाहती हूँ। ये सुनकर फैजान की पकड़ और सख्त हो गई। फिर उसने हीना को अपनी तरफ खींच लिया और वह पूरी तरह उसकी गिरफ्त में आ गई। फैजान उसके कान के पास झुककर बोला, तुम्हें खून बहाने का बहुत शौक है ना, लेकिन तुम भूल रही हो कि अब तुम फैजान अंसारी की दुनिया में हो, जहां मौत भी मेरी इजाजत के बिना तुम्हें छू नहीं सकती। उसने हीना को जोर से धक्का दिया और वह लड़खड़ाकर बिस्तर पर गिर पड़ी। हीना तुरंत उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन फैजान झुककर उसके ऊपर आ गया। उसकी आवाज कठोर थी। उसने कहा कि अब तुम वो सजा भुगतोगी जो मौत से भी बदतर होती है। तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें मार दूं, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा ताकि तुम हर पल तड़पो। आज से तुम इस कमरे की और मेरी जरूरतों की बंदी हो। तुम सांस भी लोगी तो मेरी मर्जी से। हीना ने उसे नफरत भरी नजर से देखा और धीमे लहजे में बोली, मैं तुम्हारी जिंदगी जन्नम बना दूंगी। उसके शब्द सुनकर फैजान एक पल के लिए रुक गया। वो चाहता था कि हीना रोए, गिड़गिड़ाए, उससे माफी मांगे और उसके सामने हार मान ले, लेकिन हीना लगातार उसे चुनौती दे रही थी। ये बात फैजान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और जमीन पर पड़ा खंजर उठाया। फिर खंजर की धार अपनी उंगली पर परखी। उंगली से हल्की सी खून की लकीर निकल आई। वो हीना की ओर मुड़ा और खंजर को जोर से बेड के पास रखी साइड टेबल में गाड़ दिया। ठक की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, जन्नम में तो हम दोनों पहले से ही खड़े हैं बेगम, अब देखना ये है कि कौन किसे ज्यादा जलाता है। इतना कहकर उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। अब कमरे में सिर्फ नाइट लैंप की हल्की रोशनी रह गई थी। वो बोला, सो जाओ, क्योंकि कल से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होगी। और याद रखना, इस हवेली की दीवारें बहुत ऊंची हैं। यहाँ चीखें बाहर नहीं जाती, सिर्फ दीवारों में ही कैद हो जाती है। ये कहकर फैजान कमरे में रखे सोफे की ओर चला गया। हीना बिस्तर पर सिमटी हुई बैठी रही। बाहर बारिश तेज हो रही थी और अंदर एक लंबी जंग की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ देर बाद हीना ने अपने आंसू पोंछे और अंधेरे में चमकते उस खंजर को देखा जो साइड टेबल में धंसा हुआ था। उसने मन ही मन कसम खाई कि ये जंग तुमने शुरू की है फैजान अंसारी, लेकिन इसे खत्म मैं करूंगी। हालांकि वो जानती थी कि उसका सामना ऐसे इंसान से है जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि इसी नफरत की आग से एक दिन ऐसी कहानी जन्म लेगी जो मिसाल बन जाएगी। मगर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे अभी बहुत सारे कांटे भरे रास्तों से गुजरना था। सुबह की पहली किरण जब खिड़की के शीशों से होती हुई कमरे में आई तो हीना की आंख खुल गई। सारी रात वह ठीक से सो नहीं पाई थी। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, जैसे उस पर पत्थरों की बारिश हुई हो। उसने धीरे से सर उठाकर देखा तो सामने रखा सोफा खाली था। फैजान वहां नहीं था। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद रात की सारी बातें
कोई डरावना सपना थी, लेकिन तभी उसकी नजर साइड टेबल में धंसे उसी खंजर पर पड़ी। उसे सच्चाई याद आ गई। वो अभी खुद को संभाल ही रही थी कि ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला और फैजान अंसारी बाहर आया। वो पूरी तरह तैयार था। काली वेस्ट और सफेद कड़क इस्त्री किए हुए सूट में वह किसी रियासत के शहजादे जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों की सख्ती बता रही थी कि वह रहमदिल इंसान नहीं है। वो आईने के सामने खड़ा होकर अपनी घड़ी कलाई पर बांधने लगा। हिना को उठते देख उसने आईने में से ही उस पर नजर डाली और तंज भरे लहजे में बोला, तैयार हो जाओ मिसेज फैजान अंसारी, नीचे सब नाश्ते की मेज पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, अपने आंसू और मजबूरी का नाटक यही कमरे में छोड़कर आना, क्योंकि मेरी दादी भी जान को ड्रामेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका लहजा बिल्कुल सपाट था। हिना धीरे धीरे बिस्तर से उतरी। उसके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने सर उठाकर फैजान की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मैं ड्रामा नहीं करती फैजान अंसारी, और ना ही मुझे किसी की हमदर्दी की भीख चाहिए। मैं नीचे जरूर जाऊंगी ताकि तुम्हारे परिवार को भी पता चले कि तुम कितने बुज़दिल हो, जो अपनी जिद के लिए एक बेगुनाह लड़की को ढाल बनाकर यहाँ ले आए। ये सुनते ही फैजान के हाथ रुक गए। वह पलटा और 2 कदम में उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने हिना का बाजू इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसकी उंगलियां उसके हाथ में धंस गई। वह सख्त आवाज में बोला, मेरी हवेली में रहकर मेरी ही परवरिश पर सवाल उठा रही हो। लगता है कल रात का सबक भूल गई हो। फिर उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, नीचे चलो, तुम्हें दिखाता हूँ कि जिनके गुनाहों का बोझ तुम उठा रही हो उन्होंने कैसी तबाही मचाई है। इतना कहकर वह लगभग उसे घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले गया। हिना ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वह अपनी ताकत बचाकर रखना चाहती थी। बड़ी बड़ी सीढ़ियां उतरते समय उसे लगा जैसे वह किसी जंग के मैदान में जा रही हो। डाइनिंग हॉल में गहरी खामोशी थी। मेज के सिरहाने एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन रोब ऐसा कि किसी की भी जुबान बंद हो जाए। वही थी बीजान, अंसारी खानदान की मुखिया और फैजान की दादी, जिनसे वह बहुत प्यार करता था। उनके दाईं ओर एक व्हीलचेयर थी जिस पर एक नौजवान बैठा था। उसका चेहरा फैजान से मिलता जुलता था, लेकिन उसकी आंखों में जिंदगी की जगह उदासी और गुस्सा भरा था। वह सैफ था, फैजान का छोटा भाई, जो कभी बहुत खुश मिजाज हुआ करता था, लेकिन अब हादसे के बाद व्हीलचेयर पर बैठने को मजबूर था। फैजान हिना को लेकर मेज तक पहुंचा और बोला, अस्सलाम वालेकुम बीजान। बीजान ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, लेकिन जैसे ही उनकी नजर हिना पर पड़ी, उनके चेहरे पर नफरत साफ दिखाई देने लगी। उन्होंने कड़े लहजे में कहा, ये मनहूस लड़की यहाँ क्यों है फैजान? मैंने कहा था ना कि मुझे उस खानदान के किसी भी चीज से नफरत है। उन्होंने ये बात ऐसे कही जैसे हिना कोई इंसान नहीं बल्कि कोई गंदगी हो। ये सुनकर हिना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह चुप रही। फैजान ने एक नजर हिना की ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर कुर्सी खींची और उसे बैठने का इशारा करते हुए बोला, बैठो, आज से ये इस घर की बहू है बीजान। आपको पसंद हो या ना हो, हकीकत यही है। हिना बैठ गई। हालांकि उसका मन कर रहा था कि सामने रखा पूरा खाना उलट दे। सामने बैठा सैफ उसे गुस्से से घूर रहा था, जैसे अभी उस पर टूट पड़ेगा। तभी उसने कड़वी हंसी के साथ कहा, वाह भाई, आप इस कातिल की बहन को इस घर की बहू कह रहे हैं? इसके भाई ने मेरी टांगे छीनी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और आप इसे मेरे सामने बिठाकर खाना खिलाने आए हैं। उसकी आवाज में इतना जहर था कि पूरा कमरा फिर से खामोश हो गया। हिना के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अगर आज वह चुप रही तो सारी जिंदगी ये लोग उसे कमजोर समझेंगे। उसने सामने रखे जग से पानी गिलास में डाला और उसे लेकर सैफ की ओर बढ़ी और शांत आवाज में बोली, पानी पी लीजिए, शायद आपका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। ये उसकी पहली जरूरत थी। सैफ ने बिना सोचे गुस्से में हाथ झटका और गिलास उसकी तरफ फेंक दिया। कांच का गिलास मेज से टकराकर गिरा और पानी हिना के कपड़ों पर फैल गया। सैफ गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ देने की? तुम लोगों को सिर्फ छीनना आता है, देना नहीं। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। बीजान भी गुस्से में उठ खड़ी हुई और बोली, देख रहे हो फैजान,
ये लड़की हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रही है। फैजान की मुट्ठियां भींच गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कहता, हिना अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने अपने भीगे दुपट्टे को झटका और सीधे सैफ की आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि तेज और हिम्मत की चमक थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, बस बहुत हो गया, अब और नहीं। उसकी आवाज पूरे डाइनिंग हॉल में गूंज गई। मैं बहुत देर से सबकी बातें सुन रही हूँ। हाँ, मेरे भाई से गलती हुई, एक हादसा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी गुलाम बन गई हूँ। मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। फिर उसने उंगली उठाकर सैफ की तरफ इशारा किया और कहा, और आप अपनी अपंगता का सहारा लेकर पूरी दुनिया से हमदर्दी चाहते हैं। असली मर्द वो नहीं होता जो गिरकर दूसरों को कोसता रहे। असली मर्द वो होता है जो गिरने के बाद फिर से खड़ा होने की हिम्मत करे। मेरे भाई ने आपकी टांगें छीनी होंगी, लेकिन आपका हौसला आप खुद खो रहे हैं। अगर आप में थोड़ी भी हिम्मत होती तो एक औरत पर चिल्लाने की बजाय खुद को इस व्हीलचेयर से उठाने की कोशिश करते। ये सुनकर पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। नौकर कोनों में खड़े डर से कांपने लगे। फैजान अंसारी भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसकी हवेली में उसके भाई से इस तरह बात कर सकता है। बीजान भी स्तंभ रह गई। सैफ का चेहरा उतर गया था, क्योंकि आज तक किसी ने उसे इस तरह सच्चाई नहीं सुनाई थी। तभी फैजान तेज कदमों से आगे बढ़ा। उसने हिना का बाजू कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए गरजा, जुबान खींच लूंगा तुम्हारी हिना मलिक, अगर दोबारा मेरे भाई के सामने आवाज ऊंची की। लेकिन हिना ने दर्द की परवाह नहीं की और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, खींच लो जुबान, मार दो मुझे। वैसे भी रोज रोज मरने से एक बार मर जाना बेहतर है, लेकिन मैं सिर झुकाकर जुल्म नहीं सहूंगी। अगर तुम लोग इज्जत नहीं दे सकते तो मुझसे भी इज्जत की उम्मीद मत रखना। ईंट का जवाब पत्थर से ही मिलेगा। सरदार साहब, एक पल के लिए फैजान की आंखों में हैरानी की झलक आई। उसे समझ आ गया कि ये लड़की कमजोर नहीं है, ये आग है। वो उसे पकड़कर सैफ की व्हीलचेयर के पास ले गया और बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें भाषण देने का, अपनी अच्छाई पर बड़ा गर्व है ना तुम्हें, तो सुन लो। आज से तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि मेरे भाई की देखभाल करने वाली हो। उसकी दवाइयाँ, उसकी सेवा, उसकी हर जरूरत अब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। और अगर उसे जरा सी भी तकलीफ हुई तो वही दर्द तुम्हें सहना पड़ेगा। ये कहकर फैजान ने उसे जोर से छोड़ दिया। सैफ के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई और बीजान ने भी राहत की सांस ली। बीजान बोली, बहुत अच्छा फैसला है फैजान, इसे अपनी औकात का पता चलना चाहिए। हिना ने अपने बिखरे बाल चेहरे से हटाए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कमजोर नहीं पड़ी। उसने फैजान और फिर सैफ की तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, मंजूर है, मैं इसकी देखभाल करूंगी और इसे इस व्हीलचेयर से खड़ा करके दिखाऊंगी। इसलिए नहीं कि ये तुम्हारा हुक्म है, बल्कि इसीलिए कि मैं तुम्हें साबित कर सकूं कि मैं किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाली नहीं बल्कि उसे संभालने वाली हूँ। लेकिन याद रखना फैजान अंसारी, जिस दिन ये अपने पैरों पर खड़ा हो गया उस दिन मैं तुमसे अपनी आजादी छीन लूंगी। तुम मुझे यहाँ हमेशा कैद नहीं रख सकोगे। इतना कहकर वह मुड़ी और किचन की तरफ चली गई ताकि सफाई का सामान ला सके। फैजान चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। वह हिना को तोड़ना चाहता था, उसे झुकाना चाहता था, लेकिन हर बार वह और मजबूत होकर सामने खड़ी हो जाती थी। फैजान धीरे से बुदबुदाया, ये लड़की मुझे पागल कर देगी या खुद पागल हो जाएगी। सैफ ने बेचैनी से कहा, भाई आपने इसे मेरे ऊपर क्यों छोड़ दिया, ये तो मुझे ही मार देगी। फैजान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं सैफ, ये तुम्हें मारेगी नहीं बल्कि तुम्हें जीना सिखाएगी, क्योंकि जिद का इलाज जिद से ही होता है। मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी हिम्मत कब तक मेरे सामने टिकती है। इतना कहकर वह वहां से चला गया, लेकिन हवेली के माहौल में तनाव अभी भी बाकी था। उधर किचन में खड़ी हिना ने अपने हाथ से आंसू पोंछे और मन ही मन कहा, तुमने जंग का नया मोर्चा खोल दिया है फैजान अंसारी। अब देखना कि मैं इस जंग को कैसे जीतती हूँ। मैं सैफ को चलना सिखाकर दिखाऊंगी और फिर तुम्हारे घमंड को भी इसी व्हील चेयर पर बिठा दूंगी।
अब ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि दो मजबूत इरादों की टक्कर बन चुकी थी। जहां नफरत की आग में एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी, अंसारी हवेली में हिना मलिक को आए अब पूरा 1 महीना हो चुका था और इस 1 महीने में हवेली का माहौल बिल्कुल बदल गया था। जो लड़की पहले दिन यहाँ डरी सहमी हिरनी की तरह लाई गई थी, वही अब निडर शेरनी बनकर पूरे घर में छा गई थी। हिना ने अपनी फिजियोथेरेपी की पढ़ाई को सिर्फ एक डिग्री नहीं माना, बल्कि उसे अपना हथियार बना लिया था। अब हवेली की सुबह परिंदों की आवाज से नहीं, बल्कि सैफ की दर्द भरी चीखों और हिना की सख्त हिदायतों से होती थी। हवेली का पिछला लॉन जो पहले सूना रहता था, अब एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन चुका था। वहां व्हील चेयर पर बैठा सैफ गुस्से से तड़पता रहता और सामने हिना पसीने से भीगी हुई, हाथ में टाइमर पकड़े किसी सख्त ट्रेनर की तरह खड़ी होती। वह मजबूत आवाज में कहती, 5 मिनट सैफ, ये वजन आपको उठाना ही पड़ेगा, चाहे आपकी बाजू टूट ही क्यों ना जाए। सैफ गुस्से में डंबल घास पर फेंक देता और चिल्लाकर कहता, मैं नहीं करूंगा, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम मुझे मारना चाहती हो, अपने भाई का बदला ले रही हो। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता, लेकिन हिना बिना घबराए झुकती, डंबल उठाती और फिर उसके हाथ में पकड़ा देती। वह शांत लहजे में कहती, अगर मुझे बदला लेना होता तो मैं आपको इसी व्हील चेयर पर बैठा रहने देती, ताकि आप सारी जिंदगी दूसरों पर निर्भर रहते। ये जो आपकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, ये जिंदगी की निशानी है, मौत की नहीं। और रही बात मारने की, तो डॉक्टर मरीज को मारते नहीं, उसे नई जिंदगी देते हैं। और बदकिस्मती से मैं आपकी डॉक्टर हूँ। हिना की आवाज नरम नहीं थी, लेकिन उसमें सच्चाई और दृढ़ता थी। सैफ नफरत से उसे देखता, मगर उसकी आंखों में देखने वाले मजबूत इरादे के सामने मजबूर होकर फिर से डंबल उठाने लगता। ऊपर टेरेस पर खड़ा फैजान अंसारी हाथ में कॉफी का मग लिए ये सब देख रहा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह सख्त था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो सोच रहा था कि जिस लड़की को उसने अपने भाई की जिंदगी में सिर्फ सजा देने के लिए लाया था, वही अब उसी भाई को दोबारा खड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। उसका तरीका सख्त था, लेकिन फैजान भी मान चुका था कि इतने समय से जो सुधार किसी डॉक्टर ने नहीं किया, वह हिना 1 महीने में कर रही थी। सैफ की बाहों में ताकत लौट रही थी, उसकी पीठ सीधी होने लगी थी और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों से मायूसी कम होकर गुस्से में बदल गई थी। और फैजान जानता था कि गुस्सा बेबसी से बेहतर होता है। वो धीरे से खुद से बोला, तुम आखिर हो क्या चीज हिना मलिक? तुम्हें समझना मेरे लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। तभी हिना ने भी ऊपर देखा और उसकी नजर टेरेस पर खड़े फैजान से मिल गई। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे में अटक गई। हिना की आंखों में थकान थी, लेकिन हार नहीं थी, जबकि फैजान की नजरों में कई सवाल थे। अगले ही पल हिना ने नजर हटा ली और फिर सैफ की ट्रेनिंग में लग गई। उसी शाम हिना सैफ को शहर के मशहूर न्यूरोसर्जन के पास चेकअप के लिए लेकर गई और फैजान भी उनके साथ था। क्लिनिक में जांच करने के बाद डॉक्टर नकवी ने हैरानी से कहा, मिसेज फैजान, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। सैफ की जो मसल्स पहले बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, उनमें अब लगभग 20% हरकत वापस आ गई है। आपने कमाल कर दिया। डॉक्टर ने आगे कहा, मैंने सुना था आप यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट थी, लेकिन आपका काम देखकर मैं सच में प्रभावित हूँ। आपका तरीका सख्त जरूर है, लेकिन यही तरीका सैफ को बचा सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर फैजान हैरान होकर हिना को देखने लगा। उसे पता था कि वह मेडिकल स्टूडेंट है, लेकिन ये नहीं कि वह इतनी काबिल है। हिना के चेहरे पर पहली बार हल्की और शांत मुस्कान आई। उसने कहा, धन्यवाद डॉक्टर। मेरा मानना है कि मरीज को बैसाखी देने से बेहतर है उसे गिरकर संभलना सिखाया जाए, क्योंकि जो गिरना नहीं सीखता वह संभलना भी नहीं सीखता। सैफ चुपचाप ये सब सुन रहा था। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि ये लड़की सिर्फ उस पर हुक्म नहीं चलाती, बल्कि सच में उसे ठीक करना चाहती है। वापसी के रास्ते में गाड़ी में खामोशी थी, मगर ये खामोशी पहले जैसी भारी नहीं थी। अचानक फैजान ने गाड़ी मोड़कर एक आइसक्रीम पार्लर के सामने रोक दी। हिना हैरान होकर उसे देखने लगी। फैजान ने बिना कुछ कहे एक आदमी को इशारा किया और थोड़ी देर में वह आदमी 3 आइसक्रीम कप लेकर आ गया।
फिजान ने एक कप सैफ को दिया और दूसरा हिना की ओर बढ़ा दिया। हिना थोड़ी झिझकी तो फिजान हल्की मुस्कान के साथ बोला, पकड़ लो, जहर नहीं मिलाया इसमें। ये मत समझना कि मैं तुमसे खुश हूँ, ये सिर्फ डॉक्टर नकवी की तारीफ का जवाब है। हिना ने चुपचाप कप ले लिया। चॉकलेट आइसक्रीम की मिठास ने उसके गले की कड़वाहट थोड़ी कम कर दी, लेकिन फिजान की नजरों की गर्मी अभी भी उसके दिल को बेचैन कर रही थी। लेकिन असली तूफान तो 2 दिन बाद आया। दोपहर का समय था और सैफ लॉन में व्हीलचेयर पर बैठा टीवी देख रहा था। तभी हिना हाथ में वॉकर लेकर अंदर आई और सीधे रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। उसने सख्त आवाज में कहा, टीवी बंद करो सैफ, चलने की प्रैक्टिस का समय हो गया है। सैफ झुंझला गया और गुस्से में बोला, आज मेरा मूड नहीं है, मुझे बुखार लग रहा है, जाओ यहाँ से। हिना ने आगे बढ़कर उसका माथा छुआ और शांत लहजे में बोली, तुम्हें कोई बुखार नहीं है, बस आलस है, चलो उठो। उसने उसका बाजू पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सैफ ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और गुस्से में बोला, मैंने कहा नहीं, तुम होती कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली? तुम मेरे भाई की खरीदी हुई नौकरानी हो, अपनी औकात में रहो। ये शब्द सुनकर हिना के दिल पर चोट लगी, मगर उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वो ठंडी आवाज में बोली, औकात तो वक्त बताता है छोटे सरदार, फिलहाल उठिए। उसने फिर से उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सैफ ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। हिना पीछे जाकर सोफे से टकराई। ये देखकर उसके अंदर का गुस्सा भड़क उठा। वो तुरंत संभली और बिना कुछ सोचे आगे बढ़ी। उसने व्हीलचेयर को जोर से धक्का दे दिया। धक्का इतना तेज था कि सैफ संतुलन खो बैठा और सीधा कालीन पर मुंह के बल गिर गया। उसी वक्त बीजान कमरे से बाहर आ रही थी। ये नजारा देखकर वह जोर से चीख पड़ी, हाय अल्लाह, मेरा बच्चा। सैफ जमीन पर गिरा हुआ था। उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसकी इज्जत को गहरी ठेस पहुंची थी। बीजान घबराकर उसकी तरफ दौड़ी और उसे उठाने लगी और गुस्से से कांपती आवाज में बोली, तुमने इसे गिरा दिया, मेरे अपाहिज पोते को गिरा दिया। हिना वहीं खड़ी रही। उसने मदद के लिए हाथ भी नहीं बढ़ाया और सख्त आवाज में बोली, हाँ गिराया है मैंने, और ये तब तक जमीन पर रहेगा जब तक खुद उठने की कोशिश नहीं करेगा। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि बीजान भी एक पल को सहम गई। वो जोर से चिल्लाई, फिजान कहाँ हो तुम? देखो इस औरत ने क्या किया है, ये आज सैफ को मार ही देती। शोर सुनकर फिजान लाइब्रेरी से बाहर आया। सामने का दृश्य देखकर उसका खून खोल उठा। सैफ जमीन पर गिरा था और हिना उसके सामने खड़ी थी। फिजान तेजी से आगे बढ़ा। उसने सैफ को उठाकर सोफे पर बिठाया और फिर गुस्से से हिना की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने हिना का बाजू उतनी जोर से पकड़ा कि वह दर्द से तड़प उठी। फिजान गरज कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें जिंदा दफन कर देता। उधर बीजान रोते हुए चिल्ला रही थी, इसे अभी घर से निकालो फिजान, अभी तलाक दो इसे, ये मेरे बच्चे को मार देगी, ये बदला ले रही है, ये खूनी की बहन है, इसकी रगों में वही गंदा खून है। फिजान ने हिना को झटका दिया और गुस्से से बोला, जवाब दो हिना, तुमने इसे क्यों गिराया? क्या तुम सच में बदला ले रही हो? हिना ने धीरे से अपनी दुखती कलाई पकड़ी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वह शांत लेकिन टूटती आवाज में बोली, हाँ मैं इंतकाम ले रही हूँ उस अपंगता से जिसने इस जवान लड़के को जिंदा लाश बना दिया है। अगर आज मैं इसे नहीं गिराती तो इसे कभी पता नहीं चलता कि जमीन कितनी सख्त होती है और उठना कितना जरूरी है। जब बच्चा चलना सीखता है तो माँ उसे गिरने देती है। फिजान अंसारी उसे हमेशा गोद में नहीं उठाए रखती। उसने आगे कहा, आप लोग इसे प्यार के नाम पर कमजोर बना रहे हैं। आपकी ये हमदर्दी इसे कभी चलने नहीं देगी। अगर आज मैंने इसे सहारा दिया तो ये हमेशा सहारे का मोहताज रहेगा। मैं डॉक्टर हूँ, कातिल नहीं, लेकिन कभी कभी मरीज को बचाने के लिए चीरा लगाना पड़ता है। उसकी आवाज भर आई। बीजान गुस्से से चिल्लाई, मुझे तुम्हारी ये बातें नहीं सुननी फिजान, मैं कह रही हूँ इसे अभी तलाक दो, वरना मैं इस घर में नहीं रहूंगी। फिजान उलझन में पड़ गया। एक तरफ दादी का हुक्म और भाई की हालत थी, दूसरी तरफ हिना की आंखों में दिखती सच्चाई। तभी सोफे पर बैठा सैफ धीरे से बोला, नहीं बीजान,
सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। सैफ की आंखें नम थी, वह हीना को देख रहा था। उसने कहा, भाई इसे मत निकालो। जब मैं गिरा था तो पहली बार मुझे गुस्सा आया कि मैं खुद क्यों नहीं उठ सकता। पहली बार लगा कि मुझे अपने पैरों की जरूरत है। ये लड़की पागल है, जालिम है, लेकिन सच कह रही है। आप सबकी मोहब्बत ने मुझे कमजोर कर दिया है। शायद इसकी शक्ति मुझे खड़ा कर दे। सैफ की बात सुनकर बीजान चुप हो गई। फिजान ने भी हैरानी से अपने भाई को देखा और फिर हीना की तरफ, जो मुंह फेर कर खड़ी थी ताकि अपने आंसू छुपा सके। फिजान ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में कहा, बीजान, सैफ आराम करना चाहता है, आप अपने कमरे में जाइए। बीजान गुस्से से पैर पटकती हुई चली गई, लेकिन जाते जाते हीना को नफरत भरी नजरों से घूरना नहीं भूली। फिजान हीना के करीब आया और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ अपने कमरे की ओर ले गया। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और झटके से हीना को छोड़ दिया। हीना ने पलटकर उसकी तरफ देखा और हल्के तंज के साथ बोली, क्या अब भी कोई शक बाकी है या अब आप भी मुझे सजा देना चाहते हैं? फिजान धीरे धीरे उसके करीब आया। उसकी मौजूदगी से हीना को पीछे हटना पड़ा। वो दीवार से जा लगी। फिजान ने दोनों हाथ दीवार पर रखकर उसे अपने घेरे में ले लिया और भारी आवाज में बोला, तुम बहुत खतरनाक खेल खेल रही हो हीना मलिक। आज तुमने जो किया वो हिमाकत थी या हुनर मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात अच्छी तरह सुन लो। अगर तुम्हारे इस इलाज के तरीके से सैफ को जरा सी भी चोट आई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक औरत हो। हीना ने हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा। फिजान की इतनी नजदीकी से उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन वह पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने धीमी आवाज में कहा, और अगर वह खड़ा हो गया फिजान अंसारी, तो क्या तुम ये मान लोगे कि तुम गलत थे? क्या तब भी तुम्हारा घमंड ऐसे ही रहेगा? फिजान की नजरें कुछ पल उसके चेहरे पर ठहर गई। इस लड़की की बेखौफी उसे बेचैन कर रही थी। नफरत के बावजूद उसमें एक अजीब सी कशिश थी जो उसे हीना की तरफ खींच रही थी। वह थोड़ा और झुका और धीमे स्वर में बोला, अगर वह सच में खड़ा हो गया हीना, तो मैं वो करूंगा जो फिजान अंसारी ने आज तक कभी नहीं किया। मैं तुम्हारे सामने अपना सर झुका दूंगा। ये सुनकर हीना का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीमे से कहा, मुझे तुम्हारे झुकने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ अपनी आजादी चाहिए। फिजान के होठों पर हल्की मगर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वो उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, आजादी? तुम इस हवेली से तो आजाद हो सकती हो हीना, लेकिन जिस जाल में अब तुम फंस रही हो उससे निकलना आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम सिर्फ सैफ का इलाज नहीं कर रही, तुम इस सरदार के दिल का भी इलाज कर रही हो, जो बहुत पहले पत्थर बन चुका था। इतना कहकर फिजान पीछे हट गया और कमरे से बाहर चला गया। हीना हैरान और उलझन में डूबी हुई वहीं खड़ी रह गई। कुछ पल बाद वह धीरे धीरे दीवार के सहारे नीचे बैठ गई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए खुद से पूछा, ये क्या था? ये आदमी आखिर चाहता क्या है? कभी वह उसे धमकाता था और कभी ऐसी बातें कर जाता था जो उसके दिल को हिला देती थी। हीना समझ चुकी थी कि ये लड़ाई अब सिर्फ अहंकार की नहीं रही, ये भावनाओं की जंग बन चुकी थी और इस जंग में जीत और हार का फैसला करना सबसे मुश्किल था। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन अंसारी हवेली के भीतर दो दिलों के बीच सुलगती हुई आग अभी भी बुझी नहीं थी। समय गुजरता गया और देखते ही देखते 6 महीने और बीत गए, मगर हीना की आमद से उठी हलचल अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचने वाली थी। उस दिन हवेली का लॉन एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने वाला था। मौसम सुहाना था, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन वहां खड़े हर इंसान की सांसें थमी हुई थी। एक तरफ व्हील चेयर खड़ी थी और दूसरी तरफ सैफ अपने पैरों पर खड़ा था। उसकी टांगें कांप रही थी, माथे पर पसीना था, मगर आंखों में हिम्मत और जिद चमक रही थी, जो हीना ने पिछले साल में उसमें भर दी थी। कुछ दूरी पर खड़ी हीना उसे ध्यान से देख रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे पत्थर की मूर्ति हो। उसने दृढ़ आवाज में कहा, एक कदम और सैफ, सिर्फ एक कदम। बरामदे में खड़ी बीजान दुपट्टे का कोना पकड़े हुए दुआ कर रही थी। सैफ ने गहरी सांस ली, अपने दांत भींचे और धीरे धीरे एक पैर आगे बढ़ाया, फिर दूसरा और फिर तीसरा।
कुछ पल के लिए वह लड़खड़ाया लेकिन गिरा नहीं। वह सीधा खड़ा हो गया और अचानक उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। वो जोर से चिल्लाया, मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। उसकी खुशी भरी आवाज पूरी हवेली में गूंज गई। बीजान दौड़कर आई और उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बार बार कह रही थी, मेरा बच्चा, मेरा शेर। नौकर इधर उधर दौड़कर मिठाइयां बांटने लगे और पूरी हवेली में जश्न का माहौल छा गया। जश्न के उस शोर और भीड़ के बीच दो लोग बिल्कुल खामोश खड़े थे। एक हिना, जिसके होठों पर थकी हुई लेकिन सुकून भरी मुस्कान थी, और दूसरा फैजान अंसारी, जो ऊपर टेरेस से ये सब देख रहा था। उसकी नजरें सैफ पर नहीं बल्कि हिना पर टिकी हुई थी। वो अच्छी तरह जानता था कि सैफ का चलना इस बात का ऐलान है कि हिना का मिशन पूरा हो चुका है और अब उसका वादा निभाने का वक्त आ गया। हिना ने भी एक पल के लिए ऊपर देखा। फैजान की गहरी काली आंखें उसी को देख रही थी। आज उन नजरों में ना गुस्सा था, ना मालिकाना हक, बल्कि एक अजीब सी उदासी, जैसे खामोश सी गुजारिश थी। एक पल के लिए हिना का दिल डोल गया। उसे लगा जैसे उसके कदम यहीं रुक जाएं। उसी इंसान के पास जिसने उसे कभी कैद किया था लेकिन फिर भी अजीब तरह की सुरक्षा का एहसास दिया था। मगर अगले ही पल उसकी इज्जत, उसका टूटा हुआ स्वाभिमान और बीते दिनों की कड़वाहट उसके सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बांध ली और मुड़कर सीधे फैजान के कमरे की तरफ चली गई। कुछ देर बाद जब फैजान कमरे में आया तो हिना खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। उसके हाथ में एक कागज था। फैजान की आहट सुनकर वह पलटी और ठंडी आवाज में बोली, मुबारक हो सरदार साहब, आपका भाई अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। मेरा काम अब खत्म हो गया है। फैजान धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, हाँ, तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तुम सच में मसीहा हो हिना। उसकी आवाज में सच्ची तारीफ थी। हिना ने सख्त लहजे में कहा, मैं मसीहा हूँ या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ अपना हक लेने आई हूँ। आपने वादा किया था फैजान अंसारी, जिस दिन सैफ चलने लगेगा उस दिन मुझे मेरी आजादी मिलेगी। उसने हाथ में पकड़ा कागज उसकी ओर बढ़ाया और बोली, ये मेरे भाई की आजादी का कागज है। अब मुझे मेरी जिंदगी की आजादी चाहिए। फैजान ने कागज की ओर देखा, फिर हिना की आंखों में उसका दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। पिछले एक साल में झगड़ों, तकरार और खामोश लम्हों के बीच ये जिद्दी लड़की उसके दिल में जगह बना चुकी थी। वह फैजान अंसारी, जो हमेशा मोहब्बत को कमजोरी समझता था, आज उसी एहसास के सामने बेबस खड़ा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या सच में जाना चाहती हो? हिना का दिल एक पल को रुक गया। उसने उसकी आवाज में छिपा दर्द महसूस किया, मगर फिर भी अपने जज्बातों को छुपा लिया। वो बोली, हाँ, मैं इस कैद से, इस जबरदस्ती के रिश्ते से और आपकी हुकूमत से आजाद होना चाहती हूँ। मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ, जहाँ मुझे किसी की इजाजत की जरूरत ना हो। फैजान के होठों पर हल्की कड़वी मुस्कान आ गई। वो 2 कदम और आगे आया। अब दोनों के बीच बहुत कम फासला रह गया था। उसकी मौजूदगी की गर्मी हिना को साफ महसूस हो रही थी। फैजान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि यहाँ से जाकर तुम सच में आजाद हो जाओगी? तुम जिस्म से तो जा सकती हो हिना, लेकिन तुम्हारी रूह यहीं मेरे पास रह जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो जितनी मैं तुमसे करता हूँ। ये सुनते ही हिना का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत नजरें फेर ली और सख्त आवाज में बोली, ये आपकी गलतफहमी है। मुझे आपसे सिर्फ नफरत थी और नफरत ही रहेगी। उसके होठों ने झूठ कहा, लेकिन उसका दिल उस झूठ का विरोध कर रहा था। फैजान ने धीरे से हिना का चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में थाम लिया। उस पर जैसे समय ठहर गया था। हिना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि वह उसकी आंखों में ऐसे देख रही थी जैसे उन नजरों में कोई जादू हो जिसने उसे थाम लिया हो। फैजान की आवाज पहले से कई ज्यादा शांत और गहरी थी। उसने कहा, ठीक है हिना मलिक, फैजान अंसारी कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। अगर तुम सच में जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हारा भाई आज ही रिहा हो जाएगा और तुम भी आजाद हो। ये सुनकर हिना के दिल में अजीब सा खालीपन भर गया। उसे उम्मीद थी कि फैजान उसे रोकेगा, उससे बहस करेगा, शायद गुस्सा करेगा, मगर उसने इतनी आसानी से रास्ता दे दिया।
लेकिन अगले ही पल फिजान के अगले शब्दों ने जैसे उसकी सांसें रोक दी। फिजान ने उसी अटल आवाज में कहा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, कभी नहीं। तुम मेरी बीवी हो और हमेशा रहोगी। तुम इस घर से जा सकती हो, लेकिन मेरे निगाह से नहीं। मेरे घर के दरवाजे भी तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे और मेरे दिल के दरवाजे भी। जिस दिन तुम्हारा अहंकार हार जाए, जिस दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे दिल में जो आग है वो नफरत नहीं बल्कि इश्क है, उस दिन लौट आना। मैं इंतजार करूंगा, चाहे उम्र भर करना पड़े। इतना कहकर फैजान थोड़ा झुका। उसने बहुत नरमी से हिना के माथे को चूम लिया। वह चुंबन किसी अलविदा का नहीं था, बल्कि एक खामोश वादे का था। उस पल हिना की आंखों में आंसू भर आए और 2 बूंदें गिरकर फैजान की हथेलियों पर टपक पड़ी। फैजान ने धीरे से उसके चेहरे को छोड़ा, एक कदम पीछे हट गया और रास्ता देते हुए हल्की कड़वी मुस्कान के साथ बोला, जाओ। इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, मैं तुम्हें यहीं रोक लूं। हिना ने कुछ नहीं कहा। उसके होंठ जैसे बंद हो गए थे। वह मुड़ी और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। हवेली के लंबे गलियारे से गुजरते हुए वह लगभग भाग रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे आजादी मिल गई थी, वही आजादी जिसके लिए वह महीनों से लड़ रही थी। मगर उस पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना दिल, अपनी सांसें और अपनी पूरी दुनिया उसी कमरे में छोड़ आई हो। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक और पूरा साल बीत गया, मगर ये एक साल हिना के लिए सदियों जितना लंबा और भारी था। वो अपने घर वापस आ गई थी। उसका भाई भी आजाद होकर लौट आया था और ऊपर से सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर उसके दिल के अंदर एक खालीपन बस गया था। उसने शहर के एक बड़े अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर काम शुरू कर दिया। दिन भर वह मरीजों के बीच रहती, खुद को काम में इतना उलझाए रखती कि सोचने का मौका ही ना मिले। मगर जैसे ही रात होती, वह अपने कमरे में अकेली होती। फिजान की यादें उसे चारों तरफ से घेर लेती। जिस आजादी को पाने के लिए उसने इतना संघर्ष किया था, वही आजादी अब उसे बोझ लगने लगी थी। उसे हर रात फैजान का वह जुमला याद आता, तुम जिस्म से तो जा सकती हो, मगर तुम्हारी रूह यहीं मेरे पास रह जाएगी। और सच में उसे महसूस होता कि उसका दिल वहीं रह गया। कभी उसे फैजान की आवाज याद आती, कभी उसकी आंखों की गहराई, कभी उसकी सांसों की गर्मी, और सबसे ज्यादा वह पल जब उसने उसके माथे को चूमकर उसे जाने दिया था। वो स्पर्श उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया था। दूसरी तरफ फैजान की जिंदगी भी बदल गई थी। वो अब भी वही ताकतवर सरदार था, मगर उसके चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी थी। उसकी आंखों की चमक जैसे कहीं खो गई थी। वह पहले से ज्यादा खामोश रहने लगा था। हवेली वही थी, लोग वही थे, मगर उसके अंदर एक खालीपन बस गया था जिसे कोई भर नहीं पा रहा था। एक दिन हिना अस्पताल में अपनी ड्यूटी पर थी और मरीजों का राउंड ले रही थी कि अचानक उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर सैफ का नाम चमक रहा था। हिना का दिल जोर से धड़क उठा। उसने जल्दी से फोन उठाया। उधर से सैफ की घबराई हुई और रोती हुई आवाज आई, भाभी भाभी, बहुत बुरा हो गया, भाई का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरी हालत में है। उसकी आवाज रोते रोते टूट रही थी। ये सुनते ही हिना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर पूछा, कौन सा अस्पताल? सैफ ने उसी अस्पताल का नाम लिया जहां हिना खुद काम करती थी। ये सुनते ही हिना पागलों की तरह दौड़ पड़ी। उस पल वह डॉक्टर नहीं थी, वह सिर्फ एक बीवी थी जिसकी दुनिया उसका शौहर था। वह अस्पताल के लंबे कॉरिडोर में दौड़ती हुई आईसीयू की तरफ भाग रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। दुपट्टा कंधे से फिसल गया था और आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। वह बार बार दुआ कर रही थी, या अल्लाह, इन्हें बचा लीजिए, मैं सब हार गई, मेरी जिद भी, मेरी आन भी, बस इन्हें बचा लीजिए। वो जल्दी से उस कमरे के दरवाजे तक पहुंची और घबराकर दरवाजा खोल दिया। अंदर का दृश्य देखकर उसके कदम लड़खड़ा गए। बेड पर फैजान लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और उसके ऊपर सफेद चादर पड़ी थी। पास में सैफ खड़ा रो रहा था। ये दृश्य देखकर हिना की टांगों ने जवाब दे दिया। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी और सीधे फैजान के सीने पर गिर पड़ी। वे बेकाबू होकर रोने लगी और कहने लगी, फैजान उठिए, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने कहा था ना कि मैं आपसे नफरत करती हूँ, वो झूठ था।
मैं आपके बिना जी नहीं सकती। खुदा के लिए आंखें खोलिए, मैं वापिस आ गई हूँ, अब कभी नहीं जाऊंगी। वह फूट फूट कर रो रही थी, उसके कपड़े पकड़कर उसे हिलाती जा रही थी। तभी अचानक कमरे में हंसी की आवाज गूंजी। हिना चौंक गई। उसने सर उठाकर देखा तो सैफ, जो अभी रो रहा था, वह जोर जोर से हंस रहा था। उसी पल बेड पर पड़ा हुआ जिस्म भी हिला और फैजान अंसारी ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में कोई दर्द नहीं था, बल्कि शरारत और मोहब्बत की चमक थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, तो आखिरकार डॉक्टर साहिबा मान ही गई कि उन्हें मुझसे मोहब्बत है। हिना कुछ पल तक बिल्कुल स्तंभ खड़ी रही। उसकी आंखें बार बार सैफ और फैजान के बीच घूम रही थी। पहले उसने सैफ को देखा जो हंस रहा था, फिर उसकी नजर फैजान पर गई जिसके होठों पर भी हल्की मुस्कान थी। धीरे धीरे उसके दिमाग ने समझना शुरू किया कि अभी जो कुछ भी हुआ वो सच नहीं था, वो सब एक नाटक था। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कोई मौत का खतरा नहीं था। सैफ ने शरारत से आंख मारी और मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी भाभी, मगर क्या करें, भाई रोज आपकी याद में घुल रहे थे और आप मान ही नहीं रही थी, इसलिए हमें ये छोटा सा एक्सीडेंट वाला ड्रामा करना पड़ा। इतना कहकर उसने हंसते हुए पीछे कदम बढ़ाए और बोला, अब आप दोनों आराम से बात कीजिए, मैं चलता हूँ। फिर वह अपनी जान बचाने के अंदाज में तेजी से कमरे से बाहर भागा और जाते जाते दरवाजा भी बंद कर गया। अब कमरे में सन्नाटा था और उस सन्नाटे में सिर्फ दो लोग खड़े थे, हिना और फैजान। कुछ ही पल पहले जो डर और घबराहट हिना के चेहरे पर थी, वो अब धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगी। उसके चेहरे का रंग बदल गया, उसकी आंखों में आंसुओं की जगह आग सी चमकने लगी। वो धीरे धीरे फैजान से दूर हटी और गुस्से से बोली, आप दोनों ने मुझसे झूठ बोला, मेरे जज्बातों के साथ खेला। आपको अंदाजा भी है मुझ पर क्या गुजरी। मुझे लगा कि मैं आपको हमेशा के लिए खो चुकी हूँ। उसके शब्द कांप रहे थे, मगर उनमें दर्द और गुस्सा दोनों भरे हुए थे। अगले ही पल वह गुस्से में फैजान के पास आई और उसके सीने पर मुक्के मारने लगी। आप बहुत बुरे हैं फैजान अंसारी, बहुत बुरे। मैंने सोचा था कि आप। उसकी आवाज रोते रोते टूट गई। मैं वापस जा रही हूँ अभी इसी वक्त। फैजान पहले तो उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। उसने तुरंत उसके दोनों हाथ पकड़ लिए ताकि वह खुद को चोट ना पहुंचा सके। फिर एक ही झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया, अपनी बाहों में कसकर थाम लिया। हिना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी ताकत फैजान के सामने कम पड़ गई। फैजान की आवाज अब पहले से कई ज्यादा गंभीर और गहरी थी। उसने धीरे से कहा, अब कहीं नहीं जा सकती तुम। बहुत हो गई तुम्हारी जिद और तुम्हारी मनमानियां। तुमने आजादी मांगी थी और मैंने दे दी थी। मैंने तुम्हें रोका भी नहीं, तुम्हें जाने दिया, लेकिन आज तुम अपनी मर्जी से वापस आई हो और अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। हिना अभी भी रो रही थी, मगर अब उसके आंसू में गुस्से से ज्यादा सुकून था। उसने अपना चेहरा फैजान के कॉलर में छुपा लिया और धीमी आवाज में शिकायत की, आपने ऐसा क्यों किया? आपको अंदाजा है मैं कितनी डर गई थी। मुझे लगा था कि मेरी दुनिया खत्म हो गई है। फैजान ने बहुत प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारी जिद्दी को तोड़ने के लिए मौत का डर ही काफी होगा। तुम खुद को समझा सकती थी कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम्हारा दिल सच जानता था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था हिना, एक पल के लिए भी नहीं। हिना ने धीरे धीरे सर उठाया और उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान, सच्चाई और मोहब्बत थी। उसकी आवाज अब बिल्कुल नरम हो चुकी थी। उसने धीमे से कहा, मैं हार गई फैजान, सच में हार गई। मैंने बहुत कोशिश की अपने दिल को समझाने की, मगर मैं आपसे दूर रह ही नहीं पाई और आज मैं मानती हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। फैजान के होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने बड़े प्यार से उसके गालों से आंसू पोंछे और फिर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। कुछ पल वह यूं ही उसे अपने करीब थामे रहा, फिर बहुत धीमी और सच्ची आवाज में बोला, मोहब्बत में कोई हार या जीत नहीं होती मेरी जान, यहाँ दोनों को खुद को मिटाना पड़ता है। तुम मेरी कैद में नहीं आई हो, बल्कि आज तुमने मुझे हमेशा के लिए अपना बंदी बना लिया है।
ये सुनकर हिना के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बिना कुछ कहे अपना सर फिजान के सीने पर रख दिया। उसके दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। वह धड़कन जैसे उसे यकीन दिला रही थी कि वह अब अकेली नहीं है। कमरे के बाहर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। लोग आ जा रहे थे, आवाजें गूंज रही थी, मगर उस कमरे के अंदर समय जैसे ठहर गया था। दो दिल जो कभी गलत फहमियों, जिद और नफरत के कारण एक दूसरे से दूर हो गए थे, आज फिर से एक हो चुके थे। कभी जो रिश्ता बदले और मजबूरी से शुरू हुआ था, वही रिश्ता अब सच्ची मोहब्बत में बदल चुका था। नफरत का जो छोटा सा बीज कभी उनके दिलों में बोया गया था, वह अब एक विशाल और घने प्यार के पेड़ में बदल चुका था। उस पेड़ की छांव में अब उन्हें अपनी पूरी जिंदगी साथ बितानी थी, बिना डर के, बिना जिद के, सिर्फ मोहब्बत के साथ। दोस्तों, आज की ये प्यारी और रोमांटिक कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई खूबसूरत और रोमांस से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।